नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह, और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं पति पत्नी और चाय, ज्योति झा की आवाज में। सुबह के 6 बज गए थे और मोबाइल में अलार्म बजता ही जा रहा था। सुधा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर अलार्म बंद कर दे। अलार्म से सूरज की नींद भी खुल गई थी। सूरज ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उठकर मोबाइल का अलार्म बंद किया। सूरज का अलार्म उसके मोबाइल में 7 बजे का लगा हुआ होता है। वह रोज 7 बजे उठता था, फिर ऑफिस के लिए तैयार होकर 9:30 तक ऑफिस निकल जाता था। सूरज को लगा जरूर आज सुधा की तबीयत ठीक नहीं होगी, नहीं तो वह कभी भी इतना अलार्म बजने तक नहीं सोती रहती। सूरज ने सुधा को आवाज दी, सुधा सुधा। तभी उसने सुधा का माथा छुआ। सुधा बुखार से तप रही थी। सुधा ने धीरे से आंखें खोली और बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शरीर भी दर्द से टूट रहा है, क्या करूं? मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, ऊपर से आज कोमल के स्कूल में टेस्ट भी हैं। सुधा ने चिंतित स्वर में कहा, कोमल का स्कूल जाना भी जरूरी है, नहीं तो आज छुट्टी करा लेती। सूरज भी सुधा की तबीयत को लेकर चिंतित था। उसने सुधा को कहा, कोई बात नहीं, मैं कोमल को तैयार कर देता हूँ, तुम आराम करो। सुधा ने थोड़ी परेशानी से कहा, लेकिन कोमल का लंच भी तो बनाना है, आपको तो खाना भी बनाने नहीं आता, कैसे आप सब कुछ करेंगे? सूरज ने सुधा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं सब कर लूंगा। सुधा बात तो सही कह रही थी, सूरज को खाना बनाने नहीं आता। तभी तो जब भी कभी सुधा कहीं शहर से बाहर चली जाती थी तो सूरज बाहर से ही खाना खाता था, पर इतनी सुबह कहीं बाहर से भी खाना नहीं आ सकता। सूरज गिनकर 3 चीजें ही बना पाता था, चाय, मैगी व ऑमलेट। सूरज ने किचन में जाकर जल्दी से ऑमलेट बनाया और दूध के गिलास के साथ कोमल को दिया। लंच में ब्रेड बटर पैक करके दे दिया। जब सूरज कोमल को स्कूल बस पर छोड़कर घर आया तो देखा सुधा किचन में चाय बना रही थी। सूरज ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना मैं सब कर लूंगा, तुम भी अपनी आदत से बाज नहीं आते, एक दिन काम नहीं करोगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। सुधा अभी भी ठंड से कांप रही थी। उसने कहा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सूरज ने उसे चुप कराया और बेडरूम में जाकर लिटा दिया। वह थोड़ी देर बाद चाय, ब्रेड और ऑमलेट लेकर बेडरूम में गया, सुधा को खिलाया, खुद भी ब्रेकफास्ट किया। उसमें अभी के लिए पैरासीटामोल सुधा को दे दिया। उसने सोचा, आज छुट्टी ले लेता हूँ, वैसे भी आज जो काम है घर से ही कर लूंगा। सुधा को डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। सूरज डॉक्टर के पास सुधा को ले गया। वहां डॉक्टर ने बताया सुधा को हीमोग्लोबिन की कमी है, साथ ही साथ वह बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि बुखार तो उतर जाएगा, पर सुधा को कुछ दिन अपना ख्याल रखना होगा। घर आकर सुधा दवाई खाकर बेडरूम में लेटने चली गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सूरज भी वहीं पलंग के कोने पर बैठकर ऑफिस की जरूरी मेल का उत्तर देने लगा। जब उसका काम समाप्त हो गया, उसने पास में लेटी सुधा की तरफ देखा। उसने सोचा, सुधा पिछले 8 सालों में कितनी बदल गई है। सुधा की आंखें जो घनी पलकें और बरौनियों से घिरी थी, अब पलकें इतनी घनी नहीं थी। आंखों के चारों ओर कुछ काले घेरे भी आ गए थे। सूरज ने ध्यान दिया, जिस हंसी से आकर्षित होकर मैंने सुधा को पसंद किया था, आज पूरा दिन गुजर जाता है, वह हंसी सुनने को नहीं मिलती। वह दिन भर कभी इस काम तो कभी उस काम में व्यस्त रहती है। ऊपर से कोमल की सारी जिम्मेदारियां वह लगभग अकेले ही तो निभाती है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं अंतिम बार कब कोमल के पीटीएम में गया था। मैंने अपने करियर की दौड़ में सुधा पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। पहले कभी कभी जब वह साथ में समय बिताने के लिए या कहीं साथ में बाहर घूमने जाने के लिए कहती भी थी तो मैं काम की व्यस्तता का कहकर टाल देता था कि कभी और चलेंगे। अब तो सुधा ने भी कहना छोड़ दिया और मैंने कभी उसे बाहर ले जाने का खुद से सोचा ही नहीं। सुधा को कितना पसंद था बाहर होटलों में खाना, लेकिन मैं खुद से कभी उसे बाहर नहीं ले गया। सूरज को सुधा से वह पहली मुलाकात याद आने लगी।
जब उसने पहली बार सुधा को देखा था। सूरज BHU IIT के अंतिम वर्ष का छात्र था। उस दिन वह अक्सर की तरह नए विश्वनाथ मंदिर के बाहर दोस्तों के साथ बाहर वाली दुकान पर ही चाय पी रहा था और समोसे खा रहा था। तभी उसने पीछे से एक लड़की की खिलखिलाहट वाली हंसी सुनी। पता नहीं क्यों उस भीड़ में भी वह हंसी सूरज को अपनी ओर खींच रही थी। उसके बाद उसी लड़की ने जब चाय की दुकान पर जाकर कहा, भैया 3 कप चाय दे दीजिए, तब तो सूरज पलटकर उस लड़की की तरफ देखने से अपने आप को रोक नहीं पाया। सफेद रंग का सूट, उस पर नीले रंग का दुपट्टा, जिसे वह बार बार अपने एक हाथ से ठीक करती जा रही थी। दूसरे हाथ में 1-2 किताबें थी, जिसमें एक राजनीति शास्त्र की कोई किताब थी। बाल रेशम से मुलायम जो सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। ये बाल बड़े ही सलीके से कंधे तक कटिंग किए हुए थे। कानों में छोटे छोटे झुमके, आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे बड़े ही करीने से काजल से सजाया गया था। सामान्य कदकाठी परंतु आकर्षक। रूप रंग से भी ज्यादा जो चीज आकर्षित करने वाली थी वह उसकी मोहक मुस्कान और साथ में वह मीठी सी आवाज। सूरज ने देखा उन लड़कियों का ग्रुप थोड़ी देर बाद BHU लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। फिर तो सूरज रोज ही लगभग उसी समय वहां उसका इंतजार करने लगा। हफ्ते में 2-3 बार वह उसे लाइब्रेरी जाते हुए देख लेता था। सूरज को कहीं न कहीं सुधा से पहली नजर वाला पहला प्यार हो गया था। सुधा इन सब बातों से अनजान थी, लेकिन सूरज ने धीरे धीरे उसके बारे में सब पता कर लिया था। कहते हैं ना, एक बार प्यार हो जाए तो आशिक जुगाड़ लगा ही लेता है। सूरज को पता चल चुका था कि इस मनमोहक लड़की का नाम सुधा था, जो BHU के वुमेन्स कॉलेज से ही BA राजनीति शास्त्र के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। उसने तो उसका घर तक भी पता कर लिया था। फिर भी सूरज में कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह सुधा के सामने जाकर बात करे। शायद उसे इनकार का डर था। इजहार नहीं तो इनकार या इकरार नहीं, हमें इंतजार पसंद है, उनका प्यार से इनकार नहीं। सूरज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके मुंबई की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। उधर सूरज के घर वालों ने सूरज के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। इन सब के बीच भी सूरज को सुधा का ख्याल नहीं जाता था। एक दिन वह ऑफिस के घर आकर बैठा ही था कि माँ का फोन आता है। हेलो बेटा, कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ, मैं अभी ऑफिस से घर आया हूँ, तुम बताओ, सूरज ने माँ से पूछा। माँ तो जैसे इंतजार में थी। उन्होंने कहा, तुझे वह पंडित जी याद है ना, जो हमारे घर में पूजा कराते हैं? वह तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़की और उसके घर वालों को वह नजदीक से जानते हैं। कह रहे थे कि लड़की बड़ी ही अच्छी है, MA किया है, वह भी फर्स्ट डिवीजन से। तो कह तो बात आगे चलाऊं। मैंने पापा से कहकर लड़की की फोटो तुझे मेल करा दी है, देख कर बताना। इतना कहकर माँ ने इधर उधर की बातें की और फोन रख दिया। सूरज ने अनमने मन से मेल खोलकर चेक किया। मेल देखते ही वह खुशी से उछल गया। मेल पर पापा ने सुधा की फोटो भेजी थी। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लगा मानो मन मांगी मुराद उसे मिल गई हो। सूरज ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन कभी भी सूरज ने सुधा को यह बात नहीं बताई कि वह उसे पहले से जानता था। आज इतने सालों बाद जब सूरज को यह सब याद आया तो उसने सोचा कि भगवान ने उसकी मन चाही मन्नत पूरी की, पर वह उसकी कद्र नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि किसी बात को लेकर सुधा और सूरज में मन मुटाव था, पर सूरज की व्यस्तता और सुधा की चुप्पी से उनके रिश्ते में जरूर कुछ परिवर्तित हो गया था। अभी सूरज ये सब सोच ही रहा था कि सुधा ने आंखें खोलकर सूरज से कहा, आपने कुछ खाया? कुछ बना दूं? सूरज ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं कोमल को लेकर आता हूँ, रास्ते से कुछ खाने के लिए भी लेता आऊंगा। तुम आराम करो और एक बात कहनी है तुमसे। सुधा उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगी। सूरज ने कहा, आई लव यू सुधा एंड थैंक यू। इतना कहने के साथ उसने सुधा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम शहर से बाहर कहीं घूमने का प्लान करेंगे। सुधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सूरज को क्या हो गया, पर उसे सूरज की बाहों में सुकून मिल रहा था।
सूरज ने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं अपने परिवार को समय दूंगा। ये भाग दौड़ का क्या फायदा जब परिवार अकेला हो। भविष्य की तरक्की की सोच की वजह से मैं अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।